नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक पर। और इसका नाम फिलहाल जो है महिला बंधन अधिनियम रखा गया है। सर्वप्रथम तो हम लोग देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व को लेकर क्या है और उसके संदर्भ में कुछ हम लोग रिपोर्ट्स इत्यादि को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान क्या हैं और इसके प्लस एंड कॉन्स क्या हैं, यानी कि प्लस और माइनस क्या हैं इन प्रावधानों के। और उसके साथ इसको जो है लागू किए जाने के संदर्भ में वे फॉरवर्ड भी देखेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम हम लोग तो देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विभिन्न स्तरों पर। तो इस संदर्भ में एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 आई थी और उसके द्वारा ये प्रदर्शित किया गया था कि भारत में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है उस मामले में अगर रैंकिंग की बात किया तो भारत 48वें पायदान पर है 146 देशों के अंतर्गत। और इसमें आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट में यानी वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में 14.4% का जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, वो आज तक का सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन, आज तक का सबसे यानी कि व्यापक प्रतिनिधित्व है, जिसको और भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड की बात की जाए कि इसको लाने के लिए यानी इसकी डिमांड की गई थी तो कब से की गई थी, तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि 1931 में 3 महिलाओं की एक संस्था थी और उसके द्वारा जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से इसकी मांग की गई थी कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। उसके बाद 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई, हालांकि सीटों के सेपरेट अलोकेशन की बात नहीं की गई थी। इसके बाद आगे अगर देखेंगे आप तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिबेट हुई थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन विभिन्न कारणों से इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। और कमेटी ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन 1971 के द्वारा महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व दिए जाने का समर्थन किया गया था। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन इन 1988 के द्वारा भी स्थानीय संस्थाओं में यानी कि नगर पंचायत, जिला पंचायत इत्यादि में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन 33% आरक्षण दिए जाने की बात की गई थी। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 यानी कि 1992 की जो संवैधानिक संशोधन है जो 73वां और 74वां है उसके द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया स्थानीय संस्थाओं में 33% का, और इसे मैंडेटरी भी बनाया गया कि विभिन्न राज्यों को इसे लागू करना होगा और वो सफलतापूर्वक इस समय कार्य भी कर रहा है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में जो बिल लाया गया उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के आरक्षण को लेकर के। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी फिलहाल इसे जो है लोकसभा से पारित करा लिया गया 2/3 बहुमत से, और इतने ही बहुमत से राज्यसभा द्वारा भी पारित कराया जाना है। साथ ही इसके लिए राज्य यानी 50% राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसको फाइनली इसको जो लागू किया जाना है उसे हालांकि आने वाले समय में जो जनगणना होगी, जिसे 2021 में कोविड-19 के चलते जो है उसे रोक दिया गया था, उसके बाद जो परिसीमन होगा उसके आधार पर लागू किया जाएगा। तो इस समय इस बात को लेकर के डिबेट भी हो रही है कि जब इसे बाद में ही लागू किया जाना तो इस समय इसको लाए जाने की आवश्यकता फिर क्या है। और इस संदर्भ में आप देखेंगे कि जो प्रावधान है यानी कि महिला बंधन अधिनियम में, तो उसमें मुख्य रूप से 33% का जो रिजर्वेशन है वो अनुच्छेद 330A जो इंसर्ट किया गया है लोकसभा के लिए, अनुच्छेद 332A विधानसभा के लिए इंसर्ट किया गया है। इसमें 33% का SC, STs एंड एंग्लो इंडियंस के लिए सब रिजर्वेशन का प्रावधान, उप आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से जो है दिल्ली के लिए यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी प्रावधान किया गया जो 239AA के तहत किया गया है। 239B के तहत SC, STs और के लिए 33% का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है NCT के लिए। और
अगर हम इसके किए जाने के पीरियड की बात करें कि ये कितने वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, तो इसे 15 वर्ष किया गया है। और इसके बाद जो है यानी कि प्रत्येक परिसीमन के बाद इसमें जो है चेंजेस किए जाएंगे, सीट रोटेशन होगा। और अगर हम इस तरीके के विधेयक को पहले भी लाए जाने के प्रयासों की बात करें, तो ऐसा पहला प्रयास 1996 में किया गया था। पार्लियामेंट में पहली बार जो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ विधेयक 1996 में लाया गया, और 2009 में पुनः यूपीए गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किया गया, जिसको हालांकि विभिन्न कारणों से आरजेडी, एसपी और जेडीयू द्वारा इसका विरोध किया गया। 2010 में इसको कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई, और 2010 फरवरी में कैबिनेट को मंजूरी प्राप्त हुई, और 2010 मार्च में इसे राज्यसभा द्वारा पास भी करा लिया गया। और 1998 से, हालांकि प्रीवियस ईयर में देखेंगे आप 1998 से 2003 के बीच, तो एनडीए के द्वारा जो है 4 बार इसको लाया गया, हालांकि इसे असफलता ही हाथ लगी। तो इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे परिसीमन के बारे में। परिसीमन बेसिकली इसके द्वारा मतदाताओं की संख्या और सीमा क्षेत्र यानी निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमा होती है उसका निर्धारण किया जाता है। इस संदर्भ में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 82 में लोकसभा और विधानसभा दोनों के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से इसका यानी कि परिसीमन किया जाना है। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी सीमाओं का परिसीमन से जुड़े हुए अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 भी हैं। परिसीमन के संदर्भ में आप देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2000 तक के लिए रोक लगाई गई थी, यानी कि 2000 के बाद जो जनगणना होगी उसी दौरान जो है इसका परिसीमन उसी के आधार पर इसका परिसीमन किया जाएगा। और परिसीमन के लिए आयोग का गठन किया जाता है, और उसका नाम है परिसीमन आयोग, या आप सीमा आयोग भी कह सकते हैं। इसे परिसीमन अधिनियम या सीमा अधिनियम के द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इस आयोग के जो सदस्य होते हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि भारत चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित विधानसभा के चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। इस आयोग का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, और इसके निर्णय के खिलाफ किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। इसमें इस संदर्भ में आप देखेंगे कि 2021 तक के लिए जो कोविड-19 का पीरियड था उसके चलते 2021 में जो जनगणना होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। इसलिए इस बिल के संदर्भ में यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने के लिए जो सीमा तय की जा रही है उसे आने वाले समय में जनगणना के बाद परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाना है। अब हम लोग बात करते हैं इस विधेयक के यानी कि प्लस और माइनस की, प्रोस एंड कॉन्स की। अगर इसके सकारात्मक बिंदुओं की बात की जाए तो इससे क्या होगा कि यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स का जो एक मतलब चल रहा है, एक प्रोविजन इस तरीके से चल रहा है, उस पे इसके द्वारा रोक लगाई जा सकेगी काफी हद तक। और इसके द्वारा वोटिंग का जो शेयर है यानी कि महिलाओं का वोटिंग का शेयर बढ़ेगा, तो मतदाताओं का जो परसेंटेज है यानी चुनाव में भागीदारी के संदर्भ में उसमें वृद्धि करने में सहयोग मिलेगा। और साथ ही ये जो एक पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें भी बदलाव आएगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, विभिन्न स्तरों पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, नीतियों के क्रियान्वयन में भागीदारी बढ़ेगी। तो इससे भी जो है यानी पितृसत्तात्मक जो सोच है उसमें बदलाव आएगा महिलाओं के प्रति। और चेंजिंग स्टीरियोटाइप्स यानी कि महिलाएं यानी चूल्हा चौका करने के लिए हैं, और वो यानी कि विभिन्न स्तरों पर नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन के लेवल पर, या आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, यानी कि बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के क्षेत्र में जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि उसको ये नहीं कर सकती, उसको भी तोड़ने में मदद मिलेगी। महिलाएं जो है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी उसको भी मजबूत करने में मदद मिलेगी, क्योंकि शांति और स्थिरता के संदर्भ में महिलाओं के रोल को जो है सराहा जाता है।
और इनके द्वारा चिन्हित किया जाएगा उन क्षेत्रों को जहां पर महिलाओं की भागीदारी नहीं है, महिलाओं को सुविधाएं उस लेवल पर नहीं मिल पा रही हैं, तो नीति निर्माण में उन बिंदुओं को भी रेखांकित किया जाएगा। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट की बात की जाए तो जो चैलेंजेज हैं, जो इसके सामने चुनौतियां हैं और कुछ जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो गिनाए जाते हैं आलोचकों द्वारा, उसमें है कि इससे मेरिट प्रभावित होगी, इससे योग्यता प्रभावित होगी और इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है, समानता का, वो प्रभावित होगा आरक्षण देने से। महिलाओं का आरक्षण एक जाति आधारित आरक्षण के समान नहीं है, इसलिए इस आरक्षण को नहीं दिया जाना चाहिए। इसकी तुलना जाति आधारित आरक्षण से नहीं की जानी चाहिए। और एक ये भी है कि जाति के स्तर पर जो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन यानी कि आरक्षण जो उनको दिया गया है, एक पॉइंट ये है कि राज्यसभा और जो विधान परिषद है उसमें इसमें आरक्षण देने की एक संदर्भ में इस विधेयक में बात नहीं की गई है। तो ऐसी दो मजबूत संस्थाएं जो कि राज्य और केंद्र स्तर पर हैं, उनमें आरक्षण के संदर्भ में किसी प्रकार की बात विधेयक में नहीं की गई है। और इसमें प्रॉक्सी मेंबर्स की भी एक पॉइंट है, यानी पंचायतों में आप देखते हैं कि किस तरीके से सरपंच पतियों का एक कंसेप्ट उभर कर सामने आता है, जिसमें आप देखेंगे महिलाएं चुनी तो जाती हैं प्रधान के तौर पर, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं सारे कार्य लगभग उनके पति के द्वारा ही किए जाते हैं, केवल स्टैंप रबर के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके की धारणा, इस तरीके की यानी कि विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर भी हो सकती है कि इसमें भी जो है प्रॉक्सी मेंबर के तौर पर महिलाओं को केवल प्रयोग किया जाए उनके पतियों के द्वारा, उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा। और इसको कि यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद पहल नहीं करती हैं अपने स्तर पर जो है रिप्रेजेंटेशन देने के संदर्भ में अपने इंटरनल यानी कि पार्टी के अंतर्गत, तो वहां से भी इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। और ये क्या है कि वोटर्स के लिए जो चॉइसेस होती हैं उन पर भी लिमिट लगाता है, यानी कि वोटर्स जो है बाध्य होंगे पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है वहां पर यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन को जो है यानी उनका समर्थन करने के लिए। और कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है उससे, जैसा कि हमने पहले बात की, कि उससे इनकी तुलना करना ठीक नहीं होगा। ये सब कुछ जो है चैलेंजेस, और आप कह सकते हैं कुछ चैलेंजेस और नेगेटिव पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं। और इन सबको एड्रेस करने यानी कि महिलाओं को, चूंकि प्रतिनिधित्व लंबे समय से इनका जो है कम रहा है विभिन्न स्तरों पर, तो उस संदर्भ में जो है आरक्षण जो है एक मतलब आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कदम है। और इस संदर्भ में विभिन्न यानी कि ओबीसी का जो रिजर्व, इसमें ओबीसी के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है ओबीसी की महिलाओं के लिए, और उस संदर्भ में भी इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और सारे पहलुओं को देखते हुए एक अच्छी दिशा में बहस करते हुए इस बिल में ओबीसी रिजर्वेशन को भी शामिल कर इसको पारित कराया जाना चाहिए और इसे त्वरित रूप से लागू किया जाना चाहिए, ना कि पोस्ट डेट से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले क्लास में यानी कि नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।